बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में ताहाल तनाव पाया जाता है, लेकिन इस दौरान अवामी नुक्ता नज़र से एक अच्छी खबर के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जुड़वां शहरियों के लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि जो पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो बस सर्विस का आज इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इसका इफ्तिताह किया। ये 4 सालों में बनना थी, लेकिन शुमी किस्मत कि ये पाया तकमील तक प्रोजेक्ट नहीं पहुंच पाया। और आज अपनी तकरीर में भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि अवामी फलाह के जो मंसूबे हैं उसमें तातुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे एक गरीब आदमी, बिलखसूस गरीब आदमी और मुतवसत तबके के लोगों की एक अच्छी सवारी जो है उससे वो महरूम हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि उनकी यही स्पीड रहेगी, इसी पेस से वो काम करेंगे। साथ में उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हवाले से कहा, चूँकि वो अक्सर कहते थे कि आपने घबराना नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अब आपकी घबराहट का वक्त शुरू हो जाता है और आवाम की घबराहट जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इस हवाले से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया। ये माह रमज़ान चूँकि बाबरकतों का महीना चल रहा है, ये फ्री सर्विस होगी और 26 का ट्रैक है पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक का। मुल्क की सियासत की अगर बात करें तो वफाकी काबीना जो नई हुक्मरान हुकूमत आई है, कोलिशन गवर्नमेंट आई है, अभी 7-8 दिन हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ओत लिए हुए, लेकिन अभी तक नहीं बन पाई। आज जो मुस्लिम नवाज की तर्जुमान है मरियम औरंगजेब साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मुशावरत मुकम्मल हो गई है और कल मुतवक्के है हल्फ बर्दारी की तकरीब, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप और जो इत्तेहादी हैं उनके नुमाइंदगान को शामिल किया जाएगा। जब वो जाहिर बात है कैबिनेट आती है और फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट के साथ ही चलती है, तो उस पर तब हम तबसरा करेंगे। साथ में हमने देखा ओवर द वीकेंड विफाक के बाद सुबह पंजाब में भी अब तब्दीली आ गई है, लेकिन इंतहाई हंगामा खेज सूबाई असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें कायदे ऐवान का इंतखाब होना था और मद्दे मुकाबिल थे हमजा शहबाज साहब और परवेज़ इलाही साहब। लेकिन इजलास शुरू होते ही वो विजुअल्स पूरी कौम ने देखे, जिस तरह डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब पे हमला किया गया, फिर इजलास तातुल का शिकार हुआ, दोबारा शुरू हुआ तो फिर हुल्लड़बाजी और इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा हुए। बारकैफ वोट हुआ और वोट पड़े 197 वोट हासिल किए। हमजा शहबाज साहब ने 184 वोट हासिल करने थे, उन्होंने उससे ओवर एंड अबव 197 वोट हासिल किए। पीटीआई और क्यू लीग के अरकान ने इसका बायकॉट किया, लेकिन मुंतखब तो हो गए हैं, नौ मुंतखब वज़ीर आला जो हैं हमजा शहबाज साहब, लेकिन गवर्नर पंजाब जो हैं उमर चीमा साहब वो हल्फ लेने से इनकारी हैं। अब मुस्लिम लीग नवाज के नुमाइंदगान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कल वो लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं और इस हवाले से पिटीशन दायर करेंगे। उस हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। जो पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ का सियासी मंजरनामा। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समात हो रही है आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से। उस हवाले से रिमार्क्स भी सामने आए, बहुत अहम रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अता बंदियाल साहब की, और उन्होंने कहा कि जो अदालत उस्मा है वो 24 घंटे की अदालत होती है। आपके इल्म में है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने अपने 2 जलसों में इस नुक्ते को बार बार दोहराया कि अदालत क्यों कर 12 बजे खुली, और उन्होंने कहा मेरा जुर्म क्या था। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने दौरान समात रिमार्क्स दिए कि अदालत 24 घंटे की होती है और 10 से 15 हज़ार लोगों का मजमा इकट्ठा हो जाए और वो कहे कि अदालती फैसलों को नहीं मानते, इस पर उन्होंने कहा अदालत पर ही असरअंदाज नहीं होते मामलात। और साथ में उनका ये भी कहना था कि अदालत जो है वो आइन और कानून के मुताबिक अपने फैसले देती है। इस तमाम सियाको सबा के साथ गुफ्तगू करेंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब की मीडिया इंटरेक्शन भी हुए कुछ सहाफ़ियों के साथ, उनके बयानात भी सामने आए हैं। तोशा खाना केस आजकल बहुत उसकी बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है, वो महंगी घड़ी, कफलिंग्स और हार, और फिर आज उस पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान भी सामने आया है कि मेरे तोहफे थे मेरी मर्जी। उस पर मरियम नवाज साहिबा जो मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर हैं उनका भी जवाबी ट्वीट आया है, तो इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। जो नुमाइंदा शख्सियत मेरे से शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा दें, तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब बजरिया स्काइप। फॉर्मर सेनेटर आप हैं और मुस्लिम लीग नवाज के मरकज़ी रहनुमा में आपको वेलकम करते हैं। आपके बराबर में तशरीफ़ फरमा है उस्मा रियास जदून साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली हैं, अभी इस्तीफ़े इनके भी मंजूर बाज़ाब्ता नहीं हुए, लेकिन मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बजरिया स्काइप आप भी मसद मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से आपका ताल्लुक है, वो हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद है कोयटा से। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त से गुफ्तगू जायज़ भाई साहब आपसे सर कर लेते हैं। अब काबीना के हवाले से कुछ क्रिटिसिज्म आप पर भी आ रहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है विदाउट कैबिनेट नहीं चलती, लेकिन अब मामला हल हो गया है
और मरियम औरंगजेब साहब ने कहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट और जो वज़रा हैं वो कल हल्फ उठाएंगे। आज होना था लेकिन गालिबन जो सदर है आरिफ अलवी साहब उनकी तबीयत नासाज है और अब ये खबर आई है कि कल हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का हल्फ भी चेयरमैन सेनेट सादिक सज्जानी साहब ने लिया था, तो खबर यही है कि वज़रा का हल्फ भी चेयरमैन सेनेट जो है सादिक सज्जानी साहब वो कायम मुकाम सदर बन जाते हैं उनकी एब्सेंस में, जब वो छुट्टियों पर हों तो वो हल्फ लेंगे। सर ये मामला हल हो जाएगा? कुछ मौलाना फजल रहमान साहब की भी ऑडियो चल रही थी जिसमें वो फौरी इंतखाबात की बात कर रहे थे, पीटीआई वाले भी फौरी इंतखाबात की बात कर रहे हैं। आप समझते हैं मौजूदा सियासी और इक्तिसादी तनाजुर में मुस्लिम लीग नवाज का सही फैसला है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं और खजाने की वजारत भी आपके पास आ रही है, तमाम तर अब लोगों की नजरें आप पर मरकूज होंगी। आज उन्होंने अच्छा काम किया, मैंने इब्तिदा में तारीफ की जो मेट्रो बस सर्विस का आगाज किया है। क्या कहेंगे, ऐसे वक्त में जिम्मेदारी ले लेना, इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी हो सकती है? जावेद अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अनवार साहब। एक तो इंशाल्लाह कैबिनेट कल 11 बजे हलफ ले रही है, इसमें कुछ शक नहीं कि हमारी ख्वाहिश थी कि 2 दिन पहले हो जाए, लेकिन अब मैं हिदायत के अंदर शामिल हैं। तादी जमातों के साथ बैठना पड़ता है, उनकी डिस्कशन होती है, उन्हें भी अपने नाम फाइनल करने में टाइम लगता है ताकि कंसेंसस पैदा हो सके कि हम सारे जो वो लोग जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं वो सारे मिलकर कैबिनेट बनाएं, और ताकि कल इस जो भी हुकूमत है इसको सारे लोग इसकी बैक करें, इसकी सपोर्ट करें, ताकि ये बहुत ही मुश्किलात में जो घिरा हुआ है उसे हम निकाल सकें। आपने सवाल किया, इसमें चॉइस की बात नहीं थी। हमारे ख्याल था कि मुल्क इस वक्त बहुत ही बुरहाना का शिकार है। और इसके बुरहाना का शिकार आप इस अंदाजे से लगा सकते हैं कि मुझे आज आपने एक मुश्किल में जरूर डाला है कि उस्मा से माय सिस्टर की बेगम की तरह तो इनको आपको बिठा दिया, तो मुझे आप बहुत ही नरम लहजे से बात करनी होगी, बल्कि इससे भी शायद मैं नीचे जाने के लिए मेरे पास अगर मैं अल्फाज का चुनाव भी बहुत अच्छा करूंगा, वरना मैं अपना पूरा व्यू पॉइंट रखता है सामने। सर आप कौम की खातिर अपना मुकम्मल नुक्ता नजर सामने रखें। आप कह रहे हैं कौम की जरूरत थी आपका इक्तदार में आना। इस मामला देखिए इसलिए भी बहुत जरूरी है कि जो इमरान खान साहब की अपनी जमात के लोग थे और वो बड़े सीनियर लोग थे, जिनमें जहांगीर तरीन साहब थे, जिसमें अलीम खान साहब थे, और आपको याद है कि गवर्नर साहब मेरा जाती भी तल्लुक से उनके साथ रहा, हम सेनेटर भी इकट्ठे रहे, सरवर साहब जी जी जी, उन्होंने जिस दिन गवर्नरशिप छोड़ी, जो उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो फिर उस्मा साहिबा के साथ इनके बहुत ज्यादा एमएनएज खवातीन और मर्द इनके साथ पिछले 4 साल से रहे, वो सारे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि पाकिस्तान के माशी हालात तबाही की तरफ पहुंच गए। वो समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा गुर्बत पैदा होती है। वो समझते थे कि इस वक्त महंगाई इतनी ज्यादा है कि मुमकिन नहीं रहा कि हम अपने लोगों को फेस कर सके। और फिर जिससे भी बड़ा दो जो बहुत बड़ा सूबा था पंजाब, जिस तरह गुजदार साहब को है उसका चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी कतरा के लिए माजरत सर, ये सारी जिम्मेदारी अब आप लोगों के कंधों पर आ गई। खान साहब तो गद्दारी और खुद मुख्तार आजाद खारजा पॉलिसी का बयानिया लेके अवाम में चले गए हैं ना, तो अब ये महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोलियम मसनूआत, ये तो सब आप लोगों ने कड़े फैसले करने हैं। अनवार साहब ने ये बैकग्राउंड इसलिए दिया है कि मैंने कहा कि अगर आप 2 मिनट के लिए मुझे या हमारे बाकी मुर्तजा साहब की बाकी तादीस को छोड़ दें, तो मैंने ये बैकग्राउंड इसलिए बताया कि लोगों को समझने में आसानी हो कि ये मैं नहीं कह रहा, ये बातें जो हम बार बार कह रहे थे वो पीटीआई के अंदर से लोगों ने जब उठाई हैं, नूर आलम साहब देख रहे हैं या बाकी देख ले जो उन्होंने बातें की है, तो इस सिनेरियो में कोई चॉइस नहीं थी कि इमरान खान साहब इत्मीनान खो चुके थे नेशनल असेंबली से। ये कोई हमने वो सारा वो काम किया जो आईने पाकिस्तान इजाजत देता है, ठीक है। उसके बाद हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया। इमरान खान साहब उसे फेस करने के बजाय उन्होंने एक बहुत बड़ा बयानिया दे दिया, एक ऐसा लेटर, कंट्रोवर्शियल लेटर सामने लेके आ गए। उन्होंने अमेरिका को बीच में ले आए, उन्होंने कहा मुझे अमेरिका, और फिर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देकर कहा कि ये सारे बाकी गद्दार बैठे हुए हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी पाकिस्तान की तारीख में पहले कोई डिप्टी स्पीकर है जिसकी रूलिंग को न सिर्फ उन्होंने सेटिसाइड किया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि उस रूलिंग में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क का वजीर आजम इमरान खान साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, कानून की नहीं कहा, आइन की। उन्होंने कहा कि सदर अलवी साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, और डिप्टी स्पीकर साहब के बारे में सर अब आ जाए, ठीक है, ये तो आपका मौजूद है, बैकग्राउंड आ गया। अब ये मुझे अब आप लोग का इम्तिहान शुरू हो गया। आखिरी जुमला, जी जी, इंशाल्लाह इत्तेहादीस को साथ रख के जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने मेहनत शुरू की हुई है, हम इंशाल्लाह चीजों को टर्न अराउंड करेंगे। आप देखेंगे, ठीक है, पाकिस्तान जो मुश्किलात में फंसा हुआ है,
लोगों के लिए खुशहाली, लोगों के लिए आसानी ठीक और है। पाकिस्तान को जो मुआशी बुराना उसे निकालेंगे इंशाल्लाह। ओके, उस्मा साहब फिर मैं कामरान साहब आपके साथ हूं। आपने सुन लिया जो जावेद अबाई साहब ने कहा कि टर्न अराउंड करेंगे, और आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे कि लोगों से कह रहे थे जब वो मेट्रो बस सर्विस के इफ्तिताह कर रहे थे कि खिदमत का साथ देना है या फरेब का। तो अब दो बयानिए हैं, आप लोगों का है आज़ाद खारजा पॉलिसी साजिश, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस नुक्ते पे खड़े हैं, उन्होंने लाहौर कराची अब सॉरी पिशावर कराची और अब लाहौर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हवाले से वो बात करेंगे, और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की वजह से मुझे मेरी हुकूमत को उसकी भीड़ चढ़ा दिया गया। यहाँ पर जावेद अबाई साहब कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं, उन्होंने साफियों से भी इंटरेक्शन किया, मैं भी मौजूद था, और वो कहते हैं कि बहुत बड़े गैप्स हैं और एक अवामी फलाई मंसूबे जो हैं वो तातुल का शिकार रहे। तो आपकी तवज्जो किस जानिब है इस वक्त? आप समझते हैं कि आपका जो बयानिया है अवाम में रेजोनेट कर रहा है, और जो हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट की कोशिश है कि ऐसे काम करें जिससे उनकी कारकर्दगी लोगों के दिलों में बैठ जाए और आप लोगों के बयानी जो है उनसे जहन से वो हट जाएं? उस्मा साहिबा। जी, उस्मा साहिबा से हमारा शायद राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं कामरान साहब के पास जाता हूं। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, मौलाना फजल रहमान साहब की वैसे तो आज उनकी अब अफ्तार पे भी मुलाकात हुई, जरदारी साहब सर, वो उनकी गुफ्तगू बड़ी ज़्यादा मीडिया में चलाई जा रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि आज भी आप लोगों का मुतालबा है फौरी इंतखाबात, अगर कुछ इंतखाबी इस्लाहात करनी है और कवानीन में तरमीमात करनी है वो कर रहे हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब को हटाने के बाद जो आवाम की अमानत है वोट का कास्ट करने का राइट, वो दोबारा उस तरफ लौट कर जाना चाहिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, कुछ आपके नाकदीन कह रहे हैं कि क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, और शायद कोई साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मसलियत की भी कोई हद होती है। तो बताएंगे GOIF कंप्लीटली ऑन बोर्ड है विद दी शहबाज शरीफ साहब कोलिशन गवर्नमेंट? कामरान मुर्तजा साहब। बिल्कुल बिल्कुल ऑन बोर्ड है, इसका अपना कोई ऐसा कोई इख्तिलाफ नहीं है। बात ये कि आप मौक़िफ़ से इक़्तिदार में आने के बाद अगर बदल दें तो लोग बहुत हल्की मुनासिब नहीं समझते। हमने जो पहले दिन से हमारा जो ना नैरेटिव यही था जी। कि इमरान हुकूमत जो है इसको ख़त्म होना चाहिए और उसके बाद फ़ौरन इलेक्शन होने चाहिए। आज भी हमने वही बात की है, इमरान हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, इसके बाद हम कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए आगे। हमने कोई ऐसी बात तो नहीं की। तो वो तो इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन होना चाहिए, तो इसका आप लोग का मौक़िफ़ तो मिलता जुलता हुआ ना? बिल्कुल मिलता जुलता हुआ, बल्कि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब वालों का और बाकी जितनी भी जमातें हैं उन सब का मौक़िफ़ यही था, और अब भी मौक़िफ़ यही होना चाहिए जो इक़्तिदार में आने से पहले था। हम ये नहीं कह रहे कि अब हम जो ना अब क्योंकि हम इक़्तिदार में आ गए तो हम 1.5 साल पूरा करेंगे, ये गैर मुनासिब बात हो जाएगी। अच्छा। हाँ, ये रिफॉर्म्स वगैरह जो रिक्वायर्ड हैं, जो दुरुस्तियाँ करनी है वो दुरुस्तियाँ करें और पब्लिक के पास चलें। तो सर अब ये आपने कहा कि दुरुस्तगियाँ, उसकी कोई टाइमलाइन आप लोगों के जहन में है कि दुरुस्तगियाँ कब तक हो जानी चाहिए? और अगर ये जो बजट भी बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर बजट भी देना है, जाहिर बात है उसकी फिर IMF से मुज़ाकरात भी शुरू होने जा रहे हैं। 2-3 डेटें ज़हन में रखिए। एक बजट की बात ज़हन में रखिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने कहा है हल्का बंदियों के हवाले से। हाँ। हल्का बंदियों के हवाले से 2 मामला हैं। एक तो ये कि फाटा मर्जर हुआ है, वहाँ की सीटें कम हो गई हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा। जी जी जी। और दूसरा जो है ना वो आपका सेंसस जो है पुरानी वो नोटिफाई हो गई है। नोटिफाई होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि आप डिलिमिटेशन करेंगे, तो इसमें 2-4 महीने रिक्वायर्ड हैं। टोटल जो है ना आपको मिला के 5-6 महीने चाहिए। 5-6 महीने के बाद पब्लिक के पास जाएं और मीन रिफॉर्म्स भी हो जाएंगी, जो दुरुस्तियाँ करनी है करके, वो भी पार्टी के कंसेंट के साथ, और उसके बाद जो है ना मामले को वाइंड अप करते हैं। इसके बाद अवाम के पास जाते हैं, अवाम ने जो फैसला किया वो सबको कबूल होना चाहिए। ठीक है। ये, और मैं चाहूँगा कि ये कल जो कैबिनेट हल्फ उठा रही है, जैसे इसको इंडोर्स भी किया जावेद अबाई साहब ने, GOIF के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनको भी नुमाइंदगी मिल रही है, और जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होने जा रहा है, तो खबर यह है कि आपके जो नॉमिनी हैं जो अकरम दुरानी साहब के फर्जंद जाहिद दुरानी साहब, वो मुतफ़िका कैंडिडेट हैं। आप भी इस चीज़ को सेकंड करते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब? जी हाँ, 4 लोग हमारे कैबिनेट में आ रहे हैं और 5वें जनरल साथी जो है उसमें अपना डेप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी है डेप्टी स्पीकर के लिए। 4 लोग जो है वो मौलवी बासिर साहब हैं, अपना तला महमूद है सेनेटर, और मौलवी शकूर साहब हैं, एक हमारे और कौन से साथ असद महमूद साहब भी हैं जो मौलाना फजल रहमान साहब के फर्जंद हैं।
असद महमूद साहब, हाँ, असद महमूद साहब भी असद थोड़ा सा। महमूद और तला महमूद। ओके कामरान साहब, मैं चाहूंगा थोड़ा सा जरा लीगल आपका चूंकि बैकग्राउंड, आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं, आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स भी आए थे, आपसे मैं उसके हवाले से जानना चाहूंगा। और उन्होंने कहा कि ये क्योंकि आपके जो सियासी मुखालिफ हैं पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब, वो कहते हैं उन्होंने क्या जुर्म किया है, वो बार बार कहते हैं इस बात को कि अदालत 12 बजे अदालत उज़्मा खुल गई। तो आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आए हैं, उनका 24 घंटों की अदालत होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इस नुक्ते पे क्यों कर इमरान खान साहब का बहुत इसरार है, वो इससे मुतमईन नजर नहीं आते कि अदालत क्यों कर 12 बजे अदालत उज़्मा खोल दी गई थी, उन्होंने तो कोई जुर्म सरजद उनसे नहीं हुआ। और साथ में वो आज दोबारा ये बात मीडिया में आई, वो कहते हैं ऑनरेबल जस्टिस फैज़ ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस डाला वो भी उनकी गलती थी। तो आप समझते हैं गलती का जो एतराफ़ कर रहे हैं तो सही एतराफ़ी जुर्म है? मैं 2-3 बातें करूँगा। एक तो ये कि अदालत का काम बड़ा थैंकलेस किस्म का काम होता है। एक फरीक तो उससे नाराज होकर जाता ही जाता है और उसके ऊपर इल्जाम जो है ना खुदा न खासा लगाता ही लगाता है। इमरान खान साहब की हिस्ट्री ये रही है कि ये जो है ना जो फैसला इनके हक में हो वो तो बहुत अच्छा होता है, और जो फैसला इनके हक में ना हो वो बहुत खराब होता है और इसमें आखिरी हद तक चले जाते हैं और मजमू में जो है ना वो ले जाके और उस पर इस तरह की तनकीद करते हैं कि उसमें आदमी शर्मसार हो जाता है। अपनी इनकी हालत ये है कि ये कहते हैं कि काजी फायज वाला, जिसके ऊपर इन्होंने पूरे कौम को जो है ना कई महीनों तक बल्कि साल तक टांगे रखा और पूरी कौम जो है ना टेंशन का शिकार रही सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उसको आज कह रहे हैं मेरी गलती। अब अगर गलती थी, अगर गलती आप इस तरह के ब्लेंडर करते हैं तो इस गलती का खमियाजा भी उसी शख्स को भुगतना चाहिए ना। क्या वो उसके बाद इस काबिल रहता है कि वो उसको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए या वो कौम की लीडरशिप में शुमार हो? फिर एक और बात उन्होंने आज की है या कल की है, उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना मैंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जो है नाम चल। ठीक है जी, ये भी बात आई है। आपकी अकल इतनी ज्यादा है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे काम करते हैं और फिर उसमें साल 1.5 साल का अरसा गुजर जाता है और उसके बाद आपको इक़्तिदार से हटाया जाता है, फिर आप इसको एक्सपोज भी कर देते हैं। तो अब ये दो काम जो आपने ये कहे हैं, उसके बाद इन दोनों के बाद ये 2 एडमिशन हैं इनके पार्ट में, क्या इसके बाद ये शख्स इस काबिल है कि उसको कौम का लीडर जो है ना वो तस्लीम? सर इस पॉइंट पे रुकिएगा, आपने अहम नुकात उठाए। उस्मा साहब से बिल आखिर हमारा राब्ता हो गया, बिल आखिर। उस्मा साहबा मुझे सुन पा रही? अच्छा उस्मा साहबा, अनफॉर्चुनेटली लाइट आप लोगों की चली गई, इसलिए आपसे राब्ता स्काइप पे नहीं था, आप टेलीफोन पे आप हैं। आपने सुन लिया, कामरान मुर्तज़ा साहब बात कर रहे थे और उन्होंने कहा 2 एडमिशंस किए हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, एक जस्टिस फैज़ ईसा साहब के खिलाफ, उन्होंने कहा उनकी गलती थी और वजीर कानून ने उनको मिसलीड किया उस वक्त के, और कहा कि लंदन में जायदादें हैं तो उस पर उन्होंने कहा रेफरेंस बना दिया। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके खिलाफ उन्होंने आज रेफरेंस लाने की भी बात की है सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, ये इस्टेब्लिशमेंट के नॉमिनी थे। तो कामरान साहब कह रहे हैं कि ये जो एडमिशंस हैं ये तो एक बहुत बड़ा अपने खिलाफ एक वो एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, तो क्या इसके बाद वो अहल रहते हैं वजारत उज़्मा के कैंडिडेट के लिए इलेक्शंस अगर होते हैं, और जैसे GIF भी कह रही है कि इलेक्शन जल्द होने चाहिए, इस पर आप क्या जवाब देंगी उज़्मा साहिबा? अनवारुल हसन साहब, मैं इंतहाई के इज्जत के साथ कामरान साहब को ये कहूँगी, काजी फैज़ ईसा के केस के मामले में जब मैंने बात की है, इसमें जो खान आपने किया है ये बात, थोड़ा मैम जरा ऊंची आवाज से बात कीजिएगा, आपकी आवाज इतनी ऑडिबल नहीं है जी, काइंडली। अब ठीक है, आप जरा मैंने कहा जरा बुलंद आवाज से बात कीजिएगा प्लीज। जी अब आवाज आपको ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही, थैंक यू वेरी मच, अब ठीक है जी, लाउड एंड क्लियर। दूसरा ये है कि आवाज डबलिंग होती है ना, तो उसमें मुझे थोड़ा सा मुद्दा हो रहा है बात करने। जी प्लीज बात कीजिएगा जी। अच्छा, मैं जी ये कह रही थी कि जिस तरह से खान साहब ने इस बात को माना कि उनसे कुछ गलतियां हुई और उन्होंने स्टेटमेंट किया, मैं इंतहाई काबिल एहतराम अपने सेनेटर कामरान साहब से ये पूछूंगी कि आप इस वक्त इन चीज़ों के ऊपर कह रहे हैं, जो शख्स अपनी गलती मानता भी है और उसको इंशाल्लाह दुरुस्त भी करेगा और आइंदा उससे वो गलतियां नहीं होंगी, लेकिन आप अपने लीडर को ये कह सकते हैं जिसके ऊपर 8 अरब और 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रही हो, जिनकी अदालत के अंदर ऑलरेडी इतने केस हों कि जिसके अंदर फालूदे वाला भी है और इनके नौकर चाकर भी हैं और अरबों खरबों के पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, बेनामी अकाउंट्स हैं, TT का मसला है, और जो ऑलरेडी अदालत में जमानत के ऊपर ये आया हुआ है, तो उसको आपने वज़ीर आज़म बना के तो इस पूरे मुल्क के ऊपर आपने बिठा दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात। दूसरी बात ये है कि जी मैं ये समझती हूँ
कि जिस तरह से आज चीफ इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे लगाया था इमरान खान साहब ने, आप आज उन्होंने माना। एस्टैब्लिशमेंट के कहने का तो मुझे नहीं पता कि उनके कहने पे लगाया था नहीं लगाया खुद कह रहे हैं ना, लेकिन बहुत सी चीजों के ऊपर मुख्तलिफ इदारों की कंसेंसस होते जरूर हैं और शायद वही चीजें थी कि आज उनका खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ा। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज जिस तरह से इन्होंने फरमाया कि 24 घंटे अदालतें खुलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल खुलनी चाहिए, लेकिन इतना अच्छा अदालती निजाम पाकिस्तान का अगर है तो इस वक्त पाकिस्तान 130 से नंबर पे क्यों है कि इनकी अदालतें ने 130वां नंबर दुनिया में क्यों लिया? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। और मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि 12 बजे क्या जुर्म इतना बड़ा सरजद हुआ था कि जिस पे 12 बजे अदालतें खोली गई, और क्यों खोली गई और किसके कहने पे खोली गई? किसके कहने पे? क्या चीफ जस्टिस साहब तो खुद अपने जो अदालतों का फैसला हम आ गए, हम घरों में आ गए। चीफ जस्टिस साहब है, वो तो अपने इदारे के खुद सरबराह है, वो किसी के कहने पे तो नहीं अदालत खोलेंगे ना, वो तो जाहिर बात है लॉ डिमांड करते हैं। बारकफ ये आपके वैलिड क्वेश्चंस है, मैं इस पे दोबारा लेकिन देखें, एक मिनट मेरी बात थोड़ी सी जी प्लीज कीजिए। लेकिन अदालत ने तो फैसला दे दिया, आया ये अदालतें अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए बनी हुई हैं, तो इस अवाम ने उस अदालत के फैसले को माना? आज अवाम उस अदालत के फैसले को किस तरह से लेकर चल रही है, ये आपको भी नजर आ रहा है और ये हम सबको भी नजर आ रहा है। चलिए आप मेरे साथ ही रहेगा, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो ये जो नुकात आपने उठाए हैं ये मैं भाई साहब के सामने रखूंगा और फिर कामरान साहब इसका जवाब देंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। ये नक्शा बनाने वाले हमारी तकदीर बदलना चाहते हैं। जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो, जब तक ये दुनिया तहस नहस ना हो जाए, कोई भी हमारे बढ़ते कदम रोक नहीं सकेगा। मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है और वो है इंतकाम। क्या हमारी बुकी भी कतारी में मुलव्विस है? अगर सबूतों से महमूद पाशा का इस मामले में मुलव्विस होना साबित हो गया तो हम पाशा खुद को काबू में रखो। वो आदमी अकेला नहीं है, वो नुमाइंदा है दुश्मनों का। हम पर हमला होने वाला है पाशा। आग लग गई, कोई बचाओ। अगर तुम्हारी ख्वाहिश जंग ही है तो हम में से तो कुछ लोग जंग लड़ना ही नहीं चाहते। बिल्कुल सच तो ये है कि हम इस वक्त एक अंधे कुएं में अनकरीब उस्मानी सल्तनत का खात्मा हो जाएगा। उनकी झूठी जन्नत एक मासूम के आंसू के बराबर भी नहीं। तुम्हारे सफर का इख्तिताम यही होता है। हर एक घड़ी पुरनूर है, ये है आगही, ये शऊर है। दीन और दुनिया की आगही, उलमा का बयान, शान नज़ूल कुरान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये इबादत का महीना है, मिदहत का सफीना है। एक दूसरे के एहसास का जज्बा लिए सजेगा खैर बरकत से हर दस्तरखान। हर्फ से लफ्ज, लफ्ज से बात और बात से हिकायत, हिकायत में हिकमत। जायकों पर आएगी हर घर में बहार, रोजेदारों के चेहरों पर आएगा निखार। रहमतों बरकतों, एहसास और जज्बों की रौनकों से सजा रमज़ान। रब्बे ज़ुल जलाल की अता, हर रोजेदार की दुआ, बन गई हमारी पहचान, रमजान पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। जावेद भाई साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी उस्मा साहबा की, सर क्या जवाब देंगे? उन्होंने अदालत के हवाले से भी कहा और उन्होंने कहा फैसले जो हैं उसमें क्या जो फैसला आया है उस पर आवाम का जो रिएक्शन आया उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? और दूसरा उन्होंने कहा रात 12 बजे अदालत क्यों कर खोली गई और किसके कहने पर खोली गई, क्या कहेंगे भाई साहब? एक तो देखें जी कि बिल्कुल ये
बड़ी बदकिस्मती है कि, और मैं इसमें सबको लेता हूं कि अगर किसी के हक में फैसला आ जाए तो वो कहता है कि फैसला गलत है, और अगर उसके खिलाफ आ जाए तो ठीक नहीं है। अब कोई दुनिया का आदमी इस मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है जिसका लॉ बैकग्राउंड हो और कोई जर्नलिस्ट हो, और इवन कोई पार्लियामेंटेरियन हो, तो वो ये कह सकता था कि जो डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग दी थी वो किसी तौर पे भी कानून और आइन के मुताबिक थी। कोई आदमी, इवन जमात के अंदर जो हमारे दोस्त थे, जो आज जिनका बैकग्राउंड था, उनको हमने कहा है कि आपने ये क्या कहा है, कि हमसे किसने पूछा है, हमने ये मामला डिले करने के लिए, हमने एक मामलात करने के लिए किया है। अब अदालत के पास एक ऐसा गैर आईनी इकदाम आप करेंगे और फिर अदालत से आप तवक्को करें कि वो फैसला आपके हक में देगी, वो कैसे मुमकिन हो सकता है। और फिर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक कहा, और हम सारे समझते हैं कि चीफ जस्टिस कोई भी है, किसी हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का, ये 24 घंटे के अंदर कोई भी आर्डर किसी वक्त भी पास करने का अख्तियार रखते हैं, तो अदालत में जा सकते हैं। आपने देखा होगा ठीक कि जब यहाँ एक इमरजेंसी लगाई है परवेज मुशर्रफ साहब ने, उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, रात ही गए थे, और इनसे पूछे कि आपने तो एक अदालत जब हनीफ अब्बासी को सजा दिलवानी थी रात को, स्पेशल कोर्ट जिसके पास ये अख्तियार भी नहीं होता, जो आते भी नहीं है, उनको तो आ भी नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तो खुद उनके रूल्स के अंदर ये इजाजत है, वो अदालत आपने खुलवाई है और आपने हनीफ अब्बासी को वहाँ सजा दिलवाई है। तो हमें बेहतर यह है कि हम अदालतों की तरफ, खान साहब को भी चाहिए कि खान साहब जजेस के ऊपर ऐसे सवालात ना करें। जब वो कहते हैं कि आपने अदालतें क्यों खोली हैं, खान साहब अदालतों के पास उस दिन अगर रात को अदालत ना खुलती, ये केस फिक्स ना होता 12:05 पे, मैं जवाब दे रहा हूं खान साहब का, उस वक्त अदालत आई है रात को केस फिक्स कर लिया था, तो डिप्टी स्पीकर या स्पीकर साहब ने उस दिन रात को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो था वो किसी तौर पे भी इन्होंने वोटिंग नहीं करवानी थी, वो डिले करवाते, क्योंकि अदालत ने आपको हुक्म दिया था, अदालत ने कहा था कि कल उसी दिन जिस दिन उन्होंने मुकर्रर किया था, उन्होंने कहा हो झंडा नहीं लेंगे, ये झंडा आप करें। और यही मामला आपने देखा कि क्या तमाशा लगा है हमारी यहाँ पंजाब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया और पंजाब असेंबली के अंदर किस तरह एक दूसरे की तस्दील की गई है, किस तरह एक दूसरे की इज्जत उछाली गई है। अगर ये काम हम अदालतों का फैसला नहीं मानेंगे और कहेंगे कि अदालत का फैसला आवाम करे, आवाम नहीं कर सकती, ये फैसला बहरहाल फिर अदालत नहीं करना है। कल या तो हम खान साहब कहते कि हम आइंदा कोई फैसला हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं ले जाएंगे। और जो मुझे आज बहुत दुख हुआ है, मैं बड़ा रंजीदा हूँ कि खान साहब ने कहा कि मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी अदारा है जिसने मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना उसकी जिम्मेदारी है, ये आईने पाकिस्तान कहता है जी, उसका सरबराह आपने किसी के कहने पे अगर लगाया और आप कहते हैं कि मैंने जस्टिस सीसा का केस रेफरेंस जो है वो किसी के कहने पे किया है और आप कल सारी चीजें कह देंगे, ये मुल्क का वजीर आजम के ऊपर एक ओथ होता है, आइन उन्हें ओथ देता है कि ये काम आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपकी जिम्मेदारी ये थी कि आपको कोई और गाइड कर रहा था, आप किसी और से डायरेक्शन ले रहे थे, आप किसी और के कहने पर चीजें कर रहे थे, तो क्या फिर आपने अपने आइन की वायलेशन नहीं किया? क्या इस मुल्क के वजीर आजम को आज ये जेब देता है या किसी भी इतना बड़ा आदमी जिसने ये पोषण हो कि वो कहें कि मैं किसी के कहने पे ये काम कर रहा था? ठीक है, बहुत दुखी बात है ये, बहुत आपका नुक्ता आ गया। मैं आपकी इजाजत से कामरान मुर्तजा साहब तो फिर सारी चीजों से मुकर जाएंगे, वो कहेंगे कैबिनेट को हमने सारे काम जो किए वो किसी और के कहने पे किए। खान साहब ये किसी और के कहने पे आपको नहीं करने चाहिए थे, आपको डिप्टी वजीर आजम तो नहीं थे ना कि आपको लोग हुक्म करते थे आके ये काम करें, या उन्होंने आपके ऊपर बंदूक रखी हुई थी कि कहते थे कि ये फैसला करें और आप वही फैसला करते थे। सच सामने अगर आएगा ये बड़ा बिटर है। मेरा ख्याल है कि जो पेंडोरा बॉक्स उन्होंने आज चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से खोला है बहुत ही दर्दनाक और ये बहुत बड़ी सीरियस बात है। अब वो बताएं कि किस एस्टेब्लिशमेंट के किस आदमी के कहने पे उन्होंने किया है। अच्छा, क्या बाकी फैसले भी वो किसी के कहने पे करते रहे? ठीक है, उनकी आईनी जिम्मेदारी थी, क्या उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी? ये उस्मा साहब से हम पूछते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कामरान मुर्तजा साहब भी जाने। कामरान साहब ये सवाल से जरूर बताइएगा, रेफरेंस लाने की भी उन्होंने बात की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के खिलाफ, और चूंकि उनका अब लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक जो फॉरेन फंडिंग केस है वो रोजाना की बुनियाद पर उसकी समाअत होगी। मैं आपसे जानना चाहूँ इसका कोई आपस में आपको लिंक नजर आता है, कोई प्रीएम्प्टिव मूव है या क्या कहेंगे इस हवाले से? और बैरूनी साजिश की भी वो बार बार बात करते हैं और इस बात पर वो कायम है और वो कहते हैं कि जी ये मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी की जंग लड़ रहा था और मेरी जो हुकूमत है वो साजिश का निशाना बनी है। दो चार चीज़ों का मैं जवाब देना चाहूँगा। एक बात तो ये इन्होंने फरमाया कि ये अदालत 12 बजे कैसे खुली। जी, उस्मा साहब ने कहा क्यों खुली और कैसे खुल गई रात 12 बजे? कैसे खुल गई, किस तरह से खुल गई, उसका और किसके कहने पर खुली? जी, ये रूल्स जो ना ये परमिट करते हैं और जज जो है वो इवन घर पे इवन रात को इवन टेंथ को वो
जज होता है और किसी वक्त जो है उसका इख्तियार जो है, दस्तूरी अदालत की बात करता हूँ, आम जज की बात नहीं कर रहा, छोटी लोअर कोर्ट, दस्तूरी अदालतों के जजेस जो है वो हमेशा हर जगह पे जजेस ही होते हैं और हर वक्त जजेस होते हैं। किसके कहने पे खुली, उसका जवाब ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कहने पे खुली, जो वकीलों की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है पूरे पाकिस्तान में, और वो उसकी नुमाइंदगी या उसकी सदर की हैसियत ये होती है कि चीफ जस्टिस, जो पुराने जमाने के चीफ जस्टिस थे, वो कहा करते थे कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट बार का, वो आगे चले क्योंकि वो इलेक्टेड है और हम अपॉइंटेड है, तो वो उसको उसकी इतनी रिस्पेक्ट होती है। तो किसके कहने पे खुली ये अदालत, तो वो जवाब भी आ गया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कहने पे ये अदालत खुली कि उस वक्त बहरान इतना बढ़ गया हुआ था कि सारे दिन से 14 घंटों से 15 घंटों से जो है ना वो इन्होंने एक तमाशा लगाया हुआ था असेंबली में, और उसको जो है ना वो वाइंड अप नहीं कर रहे थे और अदालत के हुक्म की वायलेशन हो रही थी। अब उसके बाद आ जाइए इस बात पे कि ये रेफरेंस फाइल करना चाह रहे हैं अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, और उससे पहले जो है ना वो ऑर्डर आ गया है हाई कोर्ट इस्लामाबाद का कि डे टू डे चले और 30 डेज में जो है ना ये मामला जो है वो वाइंड अप। ठीक है जी। अब इन्होंने एक प्रिएंटिव मूव कर दी है कि हमने तो इनको लगाया तो हमने था, मगर स्टैब्लिशमेंट के कहने पे अब बात साबित तो नहीं हुई, मगर इनका एडमिशन तो आ गया ना, ये बात तो साबित हो गई, इन्होंने एक जुर्म का इकरार कर लिया। तो रेफरेंस अगर फाइल होना चाहिए या प्रोसीड अगर होना चाहिए या कहीं पे ओथ की जो खिलाफ वर्जी होनी चाहिए या किसी और कानून की खिलाफ वर्जी अगर की है किसी ने, तो वो इमरान खान साहब ने किया, उनके खिलाफ प्रोसीड होना चाहिए, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या किसी और शख्स के खिलाफ जो ना प्रोसीड किया जाना चाहिए। इसी तरह से काजी फायज वाले मामले में ये शख्स अब गलती मान रहा है और ये पूरी कौम का मकरूज है। अब उस वक्त का हिसाब होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो है वो खर्च हुआ, उस टेंशन का हिसाब होना चाहिए जो पूरी कौम ने वो टेंशन सही। अब ये कहते हैं कि जी मुझे तो किसी और ने मिसगाइड कर दिया। तो एक शख्स जो मिसगाइड हो जाता है या गाइडेड या नॉन गाइडेड मिसाइल है, तो उसके ऊपर कितना एतमाद किया जा सकता है, उसके ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो आइंदा जो है ना वो मिसगाइड नहीं होगा। वो तो हर 4 दिन के बाद तो यू टर्न लेता है, हर 4 दिन के बाद तो उसका एडमिशन आता है, हर 4 दिन के बाद तो उसने कोई ना कोई चीज बेची होती है, कभी घड़ी बेची होती है, कभी प्लास्टिक को सोने की गायब होती है, वो कहता है जी वो मैंने बेच के सड़क बना दी। कभी वो कहते हैं इस पे क्या जुर्म है, ये भी मैं फिर उस्मा साहब से पूछूंगा, वो कहते हैं इस पे क्या जुर्म है, कानून है, मैंने कानून के मुताबिक 50% या 20% पैसे दिए। वो भी बता देता हूँ अनवार, कभी आपको तोहफा अगर कोई किसी ने दे दिया हो, कोई परफ्यूम दे दिया हो, कोई और चीज दे दी हो, और वो कभी आप जाके बेचने लगते हो, मार्केट में बेचते हो जाके, उस तोहफे की एक इज्जत होती है, उसका एहतराम होता है। आम लोगों के दरमियान तोहफों का जो है ना वो एहतराम इस हद तक होता है, और मुल्कों के दरमियान जो तोहफे तहफ होते हैं वो आपके अवाम की मिल्कियत होते हैं। वो अवाम ने वो आपको ये हक दिया कि चलें आधी कीमत, चौथा हिस्सा कीमत, 20% जो है ना वो पे करके रख लें, मगर वो ज़ात के लिए आपको रख सकते हैं, क्योंकि आप एक हैसियत इंजॉय कर रहे होते हो। लोगों ने अपना पेट काट के ये आपको हक दे दिया कि आप इतने पैसे जमा करके इसको वो कर दें। आप कहते हैं जी मैंने तो उसका तोहफा बेच दिया और उसके बाद सड़क बना ली। सड़क बनाना तो जो है ना वो आप साबित करेंगे, ये तो आपने एडमिशन कर लिया ना कि वो तोहफा बेच दिया था, और ये तोहफा बेच दिया था, ये कोई इखलाकियात की बात है कि किसी का तोहफा आपने उठा के। मैं उस्मा साहब सर, मैं आपकी जैसे उस्मा साहब जवाब दीजिएगा, ये जो साबिक वज़ीर आज़म की ये जो एडमिशंस हैं ये गले तो नहीं पड़ जाएंगे? ये देखें ना, अब ये कामरान साहब भी कह रहे हैं कि तोहफे का भी उन्होंने एडमिट कर लिया कि जी मैंने बेच दिया, उसकी सड़क बना दी। और रियासत मदीना में ज़ाहिर बात उसका वो हमेशा कहते थे, आप लोगों के एज ए प्राइम मिनिस्टर वो हमेशा कहते थे कि रियासत मदीना उनका एक आइडियल है, हर मुसलमान लीडर का आइडियल होना चाहिए, लेकिन उसमें फिर इस तरह की बात करना और साथ में कहना, किसी के कहने पे चीफ इलेक्शन कमीशन लगा देना, सुप्रीम कोर्ट क्यों 12 बजे खुली, तमाम जवाबात आपके सामने, आप क्या कहेंगी? मैं तो प्लीज़ ऊँचा बोलिएगा काइंडली। उस्मा साहब प्लीज अगर मेरी आप आवाज सुन पा रही, जरा ऊंचा बोलिएगा काइंडली, जैसे आप पहले बात कर रही थी, बहुत आपकी आवाज धीमी है। उस्मा साहब आप मेरी बात सुन पा रही हैं? आपसे दोबारा राब्ता करते हैं, आपकी आवाज बिल्कुल ऑडिबल नहीं है, ना मैं सुन पा रहा हूँ ना नाजरीन सुन पा रहे होंगे। आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर दोबारा। हेलो, अब ठीक है, प्लीज अब इस तरह बात करिए, आप बेखल में स्पीकर से दूर चली जाती हैं, अब बात कीजिएगा प्लीज। ओके।
देखिए जी, मैं कामरान साहब की बात का ये जवाब देना चाहूंगी कि जिस तरह से ये अभी तोहफों की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त पीपल्स पार्टी भी इनके साथ है। आप प्लीज गिलानी की जो केस था हार के मुतालिक, उसके ऊपर भी जरूर बात कीजिएगा और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कराएं तो बहुत अच्छा लगेगा, पता चलेगा आवाम को भी कि आपका हर किसी के लिए एक मयार है। दूसरी चीज जो अदम एतमाद की जब आई ये बात हुई अदम एतमाद की, और डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि इसकी पीछे साजिश है या मदाखलत है, उस वक्त बार एसोसिएशन बड़ी एक्टिव हुई और उन्होंने अदालतें खुलवाई। उस वक्त बार एसोसिएशन की दर थी कि उन्होंने मुनहरिफ अराकीन जो बिक रहे थे, और ये लोटा क्रेजी कब से चली आ रही है, और यही लोटा क्रेजी पीपल्स पार्टी को भी डबोती है, पीएमएलएन को भी डबोती है, और आज पीटीआई के साथ भी ये सब कुछ हुआ। तो क्यों नहीं इस चीज को जड़ से खत्म किया जाता है, इसके ऊपर काम क्यों नहीं करती ये तमाम जमातें? आज अगर मुत्तफिक है हर चीज पे, तो इन चीजों के ऊपर भी मुत्तफिक होके ये मुनहरिफ अराकीन का जो सिलसिला है इसको खत्म करें और मिलके खत्म करें। इसके ऊपर क्यों नहीं अदालतें खुली? मॉडल टाउन का केस था, उसके ऊपर अदालतें क्यों नहीं खुली? क्यों? जिस वक्त आम लोगों के ऊपर जब बात होती है तो ये अदालतें किधर होती हैं? मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त अगर इसी तरह से काम अदालतें करते रहें, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अवाम के लिए भी अदालतें ऐसी होनी चाहिए ताकि हमारा जो नंबर अदालती निज़ाम के ऊपर 130वां नंबर है वो 130वां नंबर ना रहे। ये अदालतें उन ममालिक से भी कंपेयर करें जो पहले तीसरे नंबर पे आई नहीं है कि वो तो 24 घंटे काम नहीं कर रही हैं, तो फिर वो किस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं? उनकी भी चीज को फॉलो करना चाहिए। और आज ये इक़्तिदार में मौजूद है, मेजॉरिटी में है, तमाम पीडीएम मिली हुई है, 11 जमातें हैं, इनके दरमियान किसी किस्म का भी आपस में तकरार किसी चीज के ऊपर नहीं है। तो मेरे ख्याल में इन चीजों को ये इस वक्त अगर इसके ऊपर काम करें तो इससे अवाम भी खुश होगी और हम भी खुश होंगे। इन चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है, ना कि हम एक दूसरे के ऊपर सिर्फ यही इल्जामात लगाते रहें और इल्जामात की बातें करते रहें। लेकिन जी अच्छा, ये जो आपने, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी मैंने बात सुनी, उसमें साहब आपने गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात की, तो आप समझती हैं कि अगर उन्होंने एक काम गलत किया था आपके बकौल, तो ये फिर खान साहब को भी वही काम करना चाहिए था? आपने कहा वो हार वाली बात उनकी जो थी, तो फिर खान साहब को भी जो हार या मिला, तो अंग्रेजी की मिसाल है, 2 wrongs don't make it right। नहीं, देखिए एक चीज याद रखिएगा अनवरुल हसन साहब, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी और इसके गवाह आप सब भी हैं कि खान साहब को जब कभी पैसे की जरूरत पड़ी है, उन्होंने 1 घंटे की कॉल की है और उन्होंने अरबों रुपए जमा किए हैं। लोगों का एतबार उनके ऊपर है और लोग उनको पैसे देते हैं। आज उन्हीं की वजह से जो ये $3 अरब हमारे रिजर्व में छोड़ के गए थे, तो वो $27 अरब ऐसे ही नहीं हुए। $27 अरब कहाँ थे? स्टेट बैंक ने कहा इससे बहुत कम थे। $27 अरब कहाँ थे मैम? वो तो 22 अरब तो आप लोग कह रहे हैं, आपने 27 की फिगर की और स्टेट बैंक कहता है वो तो जो क्यूमुलेटिव है वो तो उससे $20 अरब से कम थे, 17 या 13 अरब थे। देखिए जी, जो चीज है फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद हैं यहाँ पर, सबके पास हैं और वो आप निकलवा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। लोगों की बातें की भी अलग होती हैं और डॉक्यूमेंट जो हैं वो अलग होते हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन निकलवाए ना, उसमें आपको हर चीज विद प्रूफ आपको पता चल जाएगी। आप कह रहे $27 अरब छोड़ के गए फॉरेन रिजर्व्स आप लोग? देखिए जी, इस वक्त जो हमारे पास है वो 27 तक हमारे पास मौजूद है जी, जो हम लोगों ने ये किया। अच्छा। अब ये लोग ये नहीं कह सकते, पेट्रोल की कीमतें हमने मेंटेन की जब ये शोर मचाया करते थे कि ये किस तरह से पेट्रोल महंगा है और ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, चीनी महंगी है, आटा महंगा है। इनको आए हुए 2 दिन नहीं हुए ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हुए अब ये बात ही कर रहे हैं कि हम हैरान है कि इन लोगों ने पेट्रोल की कीमत किस तरह से इस तरह से करके रखी। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल सबसे ज्यादा सस्ता जो बिक रहा है वो पाकिस्तान के अंदर है। दूसरे दिन जिस दिन शहबाज शरीफ ने ओथ लिया है, उनके दूसरे दिन ही जी चीनी 10 रुपए महंगी हो गई और इनको पता ही नहीं चला कि 10 रुपए किस तरह से महंगी हो गई। ये तमाम चीजें आज ये कर रहे हैं और ये इस हमारी हुकूमत को क्रेडिट दे रहे हैं कि इतने नामुनासिब हालात के अंदर भी इन्होंने जो कीमतें कंट्रोल की हैं, ये तो अल्लाह की जो कीमतें कंट्रोल की हैं, ये हमारा ही एक बेहतरीन प्लानिंग थी। और ये अल्लाह की तरफ से मैं समझती हूँ कि 1 साल रहता था
इन्होंने अपने आप को एक्सपोज करने के लिए, अल्लाह ने इनको एक्सपोज करने के लिए इक्तिदार दिया, और ये इक्तिदार जो बिल्कुल ही अननेचुरल इक्तिदार है, जिसके अंदर वही शहबाज शरीफ जो जरदारी साहब का पेट चीर के पैसे निकाल रहे थे और उन्होंने शहबाज शरीफ को सड़कों पे घसीटना था, आज वो सिर्फ मिल बांट के खाने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। ये मैं समझती हूँ कि हमारे हक में बेहतर हुआ है, आपके हक में बेहतर हुआ है, को खुल के इनको जज करने में भी आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला। जावेद भाई साहब वो कह रहे हैं अल्लाह की तरफ से ये प्लानिंग थी कि आप लोग आए हैं और ये इनके हक में बेहतर हुआ है, और माजी के हरीफ अब हलीफ बन गए हैं, और चीनी महंगी हो गई है, और इनकी कमाल मैनेजमेंट थी कि चीनी और पेट्रोल जो है वो सस्ता था। अब आप लोगों के दौर में, वैसे तो आप लोग, शहबाज शरीफ साहब ने भी नहीं बढ़ाया पेट्रोल, लेकिन एक प्रेशर है क्योंकि आलमी मार्केट में पाकिस्तान के रेट पे फ़र्क है, हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ये चीनी की महंगी होना और ये तमाम, जैसे मैंने पहले सवाल में कहा था, ये तमाम जो इक्तिसादियात है, अब तो ये सब लोग आपके कांधों पे ये टोकरा रख देंगे कि ये आप लोगों की मुआशी पॉलिसी थी। एक तो बिल्कुल ये उस्मा साहब की बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि बड़ी ऑनरेबल है, मैंने आज बिल्कुल ठीक और सच कहा। वो क्या? अल्लाह ने इनको अल्लाह की तरफ से था कि नहीं हटना था, अमेरिका इसकी साजिश में नहीं था। ये कि मेरे रब ने लोगों की, गरीबों की दवाएं सुन ली थी। अच्छा। तो लोग जोलियां उठा उठा कर दवाएं कर रहे थे कि या अल्लाह इस हुक्मरान और इस हुकूमत से हमारी जान छुड़ाएं, क्योंकि इसने हमारी जिंदगी मुश्किल कर दी। हम बच्चों की फीस नहीं दे सकते, हम बिजली के बिल नहीं दे सकते, हम अपने वालिदैन, अब आप क्या करेंगे? तो मैं ये बात तो 100% इत्तेफाक करता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक हुआ कि गरीबों की दवा कबूल हुई है और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया है, और मैं तो हर वक्त ये बिलीव करता हूँ कि मेरा रब ना चाहे तो कोई काम हो नहीं सकता। तो ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि वो जो खान साहब कह रहे हैं कि अमेरिका की साजिश थी, ये हुआ वो हुआ, वो ठीक उस्मा साहब कह रही है कि वो बात नहीं थी। बात असल में ये बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह की तरफ से हुआ। अब मैं इस पे आता हूँ कि जब इन्होंने हुकूमत ली उस वक्त डॉलर कहाँ था, दवाइयों की कीमतें कहाँ थी, बिजली की कीमत कहाँ थी, गैस की कीमत कहाँ थी, और आम चीजों की कीमत कहाँ थी, ग्रोथ पाकिस्तान की उस वक्त कहाँ थी, स्टॉक एक्सचेंज उस वक्त कहाँ थी, और फिर इन्होंने अपने दौर में इन सालों में किस तरह इसको तबाह बर्बाद किया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपने लोग कह रहे हैं। हमारी तो बात होगी तो कहेंगे कि आप इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन अब तो ये आप इनके जो लोग कह रहे हैं कि जी सारी अब आप लोग जिम्मेदारी है, हमारा तो जो है हम तो अब अवाम में निकल गए, अपना बयानिया हम दे रहे हैं, वो अवाम उसको सपोर्ट कर रही है। हमने जो जिम्मेदारी ली है इंशाअल्लाह हम इस मुल्क में, पहले जब हमारी हुकूमत आई थी अनवार साहब, तो आप देखें 2013 में 18 घंटे लोड शेडिंग थी, स्टॉक एक्सचेंज की आप पोजीशन देख लें, गैस की बुरहान किस तरह देख लें, मुल्क में टेररिज्म किस तरह फैला हुआ था। हमने अल्लाह के फजल से 5 सालों में खुशहाल मुल्क छोड़ा था, 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की थी, LNG के नए टर्मिनल लगा के इस रीजन की सबसे सस्ती। लेकिन सर अब तो अवाम आपको 2023 में जज करेंगे आपकी साल 1.5 साल कारकर्दगी पे ना। अब भाई साहब एक तो पहले ये देख लें कि इस खुशहाल मुल्क, जिस मुल्क तरक्की कर रहा था, एशिया का सबसे बड़ा आगे जा रहा था, जिसमें $56 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइनीज लेके आई थी, उस मुल्क का माशी स्ट्रक्चर इन्होंने किस तरह तबाह कर दिया। उस मुल्क की, वो तो कह रहे $27 अरब जो है वो छोड़ के गए, आप फॉरेन रिजर्व छोड़ के गए। मैं जरा कामरान साहब से भी आपकी, कौन से 27, वो ये फिगर कहां से आया है? ये उस्मा साहिबा कह रही हैं आपके सामने। आप मेहरबानी करके वहां स्टेट बैंक के किसी आदमी को लें, वैसे आपका अच्छा आइडिया है, शौकत साहब को ले लें मेरे साथ, उनसे पूछें कि इस वक्त आप फॉरेन रिजर्व कितने छोड़ के गए और आपने कितने लोन लिए और आपने तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे किसने लिए। ठीक, इतने हमने 25 यानी हमने इतने सालों में, 56 सालों में शायद हमने सब ने मिलकर नहीं दिए थे, इतने 3.5 सालों में इन्होंने सिर्फ कर्जे लिए। ठीक है, हाँ, डॉलर को आप देख लें, इंशाल्लाह माए डॉलर नीचे आ रहा है। आपने देखा ना कि डॉलर किस तरह नीचे आ रहा है। ठीक, जी जी, मैं जरा कामरान साहब से भी सर उसका पूछता हूँ, मुल्क के हालात बेहतर। ठीक, इकोनॉमी की बात की। कामरान साहब सर ये बताइए कि वो उस्मा साहब कह रहे हैं कि बैरोमीटर एक होना चाहिए, वो गिलानी साहब का हवाला दे रही है, पहले भी तोशाखाना से लोगों ने गिफ्ट्स लिए हैं, वो एक लॉ जो बनाया हुआ है कि जी आप 50% मालियत रखें या 20% रखें और आप पैसे देके ले लेते हैं, तो उन्होंने कहा जब वो उस पर फिर आपका एक ही बैरोमीटर होना चाहिए। अगर गिलानी साहब का एक था तो फिर खान साहब का भी है। दूसरा, बार बार कह रही है कि जुडिशरी की जो रेटिंग है वो 130 नंबर बता रही हैं उस्मा साहिबा, क्या कहेंगे कमरान साहब, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है? दोनों बातों का जवाब देता हूँ। ये अगर फर्ज कर लीजिए कि अपना गिलानी साहब के हवाले से इनकी बात दुरुस्त है, तो अभी 10 दिन पहले इनकी हुकूमत खत्म हुई है ना, तो इनको उस हवाले से मुकदमा उन पे बना देना चाहिए था कि गिलानी साहब ने कुछ किया था गलत,
और बना देते तो उसके बाद जो है ना वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तो नहीं बनाया तो इसका मतलब ये निकलता है कि गिलानी साहब के ऊपर कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे, यही बात निकलती है। दूसरी बात आपने क्या पूछी है कि कोर्ट का जो है ना वो जो है ना ग्राफ नीचे गिर गया है। और सर वो बार बार 130 नंबर कह रही है, जो इंडेक्स है, इंडेक्स की बात कर रही है। इससे पहले जो नून लीग की गवर्नमेंट थी उसमें कितना था, उसमें 121 122 नंबर पे, यानी 9 दर्जे गिरा। तो किसके दौर में गिरा? पीटीआई के दौर में। तो ये फर्क साफ जाहिर है कि वो गिलानी साहब बहुत बुरे होंगे, ये सारी बातें उसके बारे में ठीक कर रही होंगी, मगर आपने बुराई को जो है ना वो स्टैब्लिश करना था, वो आप नहीं कर सकी। इसका मतलब है वो बुरे नहीं थे। और इसी तरह कोर्ट बहुत खराब हो गई होगी, मगर किसके दौर में हुई है? आपके दौर में हुई है। और ये आपके दौर में या फंड की कमी की वजह से हुई है या बाकी मामला जो है ना वो जिस तरह से बाकी चीजें आपके दौर में नीचे गई हैं उसी तरह से ये कोर्ट के मामला भी नीचे गए हैं। तो अपनी जिम्मेदारी को इनको समझना चाहिए। अब इस फैक्ट को भी ये कंसीड करें या फिर जाके टेबल देख लें। और ये साथ ये भी फरमा रही थी कि वो 27 बिलियन डॉलर छोड़ के गए थे, इनफैक्ट वो $0 बिलियन है। जीरो तकरीबन जो पड़ा हुआ था वो $11 बिलियन पड़ा हुआ था। मैंने भी कहा $11 बिलियन। 11 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ था। उस $11 बिलियन में $4 बिलियन किसका था? सऊदीया का, जो आपने 3.8% पे जो है ना वो आपने इतने बड़े सूद पे लिया हुआ था। यानी 1% पे आप खुदकशी करने जा रहे थे। जब 1% पे IMF से लेते हैं तो आप खुदकशी के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। तो यहाँ पे आपने 3.8% लिया हुआ था। फिर एक और मुल्क का पड़ा हुआ था वो 2.5% पे, चाइना का पड़ा हुआ था वो 3.8 से भी ज्यादा का। तो इनको अगर आप उनके वो जो ये महंगे कर्जे जो है ना ये जो हैं ये जो आपने अपने जो है ना वो रिजर्व बढ़ाने के लिए शो किए हुए थे या रखे हुए थे और उस पर इतना इंटरेस्ट रेट दे रहे थे कि अगर रिटर्न कर देते तो आपके पास ₹0 था जिस दिन इमरान खान साहब की तरफ से तशरीफ। अच्छा उस्मा साहब, ये आपने सुन लिया जो कामरान साहब ने जो फैक्ट फाइल बताया है सेनेटर साहब ने, लास्ट मिनट है उसका जवाब दीजिएगा। दूसरा, अगर आप लोग बार बार आपका एक ही नुक्ता है फौरी इंतखाबात, अगर ये मौजूदा हुकूमत नहीं करवाती, क्योंकि अब तो ज़रूरत इनकी कॉल होगी, इनकी टर्म तो 2023 पे जाके ख़त्म होगी, अगर नहीं कराती तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? उस्मा साहिबा देखिए जी, इस वक्त हमसे ज्यादा कौम की भी यही डिमांड है कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए। और आप देख चुके हैं कि जिस तरह से खान साहब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रमजानों के अंदर जिस तरह से लोग खान साहब की सपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, ये सिर्फ PTI की डिमांड नहीं, पाकिस्तानी अवाम की भी डिमांड है। और वो अगर इन लोगों ने नहीं कराया तो वो फिर बाद में हम देखेंगे कि हम अब इस चीज की क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। क्या लाएमल आपका होगा? क्योंकि जी क्या लाएमल होगा आपका? कोई लॉन्ग मार्च करेंगे, क्या करेंगे, धरना देंगे कि जैसे 2014 में हुआ था वही स्ट्रेटेजी होगी? लाहौर का अभी तो आपको पता है लाहौर का भी हमारा जलसा है और हर जलसे के बाद आप देख लें मुख्तलिफ इदारों की मुख्तलिफ लोगों की स्टेटमेंट मुख्तलिफ होती जा रही है। तो आप लाहौर का भी जलसा देख लीजिए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बाकी जो जगह क्या स्टेटमेंट बदल रही है? आप कह रही थी इदारों की स्टेटमेंट बदल रही है, उसमें साहिबा को रोशनी डालेंगी? नहीं तो आप ये नहीं देख रहे हैं कि इस वक्त कामरान साहब ने भी ये बात कही थी, अगर मुझे गलत में नहीं हो, कि हाँ फौरी इंतखाबात PDM की भी अब जरूरत भी है और उनका मुतालबा भी है। तो ये भी कहते हैं कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि इंशाअल्लाह ताला ये खुद ही 3 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात कराने की फैसला कर लेगी। अच्छा भाई साहब, इस पे सर 30 सेकंड से कमेंट दे दीजिएगा। आपका नहीं आया था, कामरान साहब भी कह रहे हैं, मैम भी कह रही हैं, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि चाहिए कि जो गवर्नमेंट कोलिशन है कि उनको इस पर भी नजर रखना चाहिए इंतखाबात। आप समझते हैं ये ऑप्शन भी अब टेबल पे है इस वक्त नून लीग की? देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके कह दिया है कि हमारे पास पॉसिबल ही नहीं इंतखाब, जिस अदारे ने इंतखाब कराने, फ्री एंड फेयर इंतखाब कराने का अख्तियार सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन और उसकी टीम को है। उन्होंने कहा है कि हमने अभी डिलिमिटेशन का काम शुरू करना है और जब तक वो मुकम्मल नहीं होता, और वो कहते हैं कि आईनी और कानूनी रिक्वायरमेंट है, उस वक्त तक इंतखाब नहीं हो सकते। और अगर वो काम शुरू करेंगे, उनका ख्याल है कि ये अक्टूबर नवंबर से पहले तो मुमकिन ही नहीं रहे, तो उसके बाद या 8 महीने बाद अगर होते हैं या फिर उसके बाद टाइम भी थोड़ा रह जाएगा। तो सर ये जो 123 है जितने भी अगर इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो उस पर ज़िमनी इलेक्शन हो सकेगा फिर? हाँ भाई, इलेक्शन 4-4-6 सीटों का करके करेंगे इंशाल्लाह। 4-4-6 स्टूडियो का करेंगे। चले, वक्त मेरा खत्म हुआ जाता है। बैरिस्टर जाहिद अब्बासी साहब
उस्मा रियाज जदून साहबा, कामरान मुर्तज़ा साहब, तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने अपनी पार्टी के मुताबिक जवाब दिए। ओवरऑल मुल्क की जो सूरत हाल है हमने मुख्तलिफ ज़ावियों से उसको डिस्कस किया। कल वफाकी काबीना का खबर यह है कि जो है वो हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। क्या मेकअप होता है पीपल्स पार्टी, PMLN, JOIF और दीगर अलाइज को कौन सी वजारतें मिलती हैं, कल हम उसको एनालाइज कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है, इकनॉमिक चैलेंज है, पॉलिटिकल चैलेंज है, और जो गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट है उसको इसको टेक ऑन करना है। खान साहब तो अवामी राब्ता मुहिम पर निकले हुए हैं। इन तमाम चीज़ों का कल भी अहाता कर रहे होंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।